दोस्तों, आज हम सेठ भर्ती परीक्षा 2017 का जो हिंदी साहित्य का पुराना प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करेंगे। किसी भी भर्ती परीक्षा में हमेशा पुराने प्रश्न पत्रों का वेटेज रहता है। हमेशा पुराने प्रश्न पत्रों से सवाल की आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है और हमें पुराने प्रश्न पत्र इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें पता चलता है कि आगामी भर्तियों में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बिना समय गंवाते हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? बूंद और समुंदर, ये कोठेवालियाँ, सेठ बांकेमल, ये तीनों अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। बल्कि जो चौथा है अंतिम अरण्य, ये यज्ञदत्त शर्मा का उपन्यास है। दूसरा प्रश्न, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी पर पलायनवादी होने का आरोप लगा था। ये कविता मेरे नाविक से ली गई है। तीसरा प्रश्न, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। किसने कहा है? ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। चौथा प्रश्न है, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? तो इसका युयुत्सु, गंधारी और अश्वत्थामा अंधा युग के पात्र हैं, जबकि भीष्म पितामह हैं जो कि अंधा युग के पात्र नहीं है। अंधा युग जो कि गीति नाट्य है वो धर्मवीर भारती का है, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। महाभारत के 18वें दिन से श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है। इस नाटक में 6 अंक है जिनका क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम मंगलाचरण से आरंभ होता है और पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अरज सत्य, चौथा है गांधारी का श्राप, गांधारी का श्राप, और पांचवा है विजय एक कर्मिक आत्महत्या, और छठा है प्रभु की मृत्यु। इसके कुछ मुख्य पात्र है जिनमें सबसे ताकतवर पात्र है जो अश्वत्थामा है, जो ताकतवर चरित्र है, जो वर्तमान में युवाओं की कुंठा और संघर्ष को उभर करके सामने लाता है, जिसमें गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय ये इसके अन्य पात्र हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न, पांचवा, जो कि आधे अधूरे का प्रथम मंचन कब किया गया था? आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी का है, जिसका प्रथम मंचन 1969 में हुआ था, जो कि ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर दिल्ली द्वारा फरवरी 1969 में इसका प्रथम मंचन हुआ था, 1969। असाध्य वीणा में प्रियवंत ने राजन से कहा कि वे स्वयं क्या नहीं है। असाध्य वीणा जो कि अज्ञे की कविता है, उसमें प्रियवंत ने राजन से कहा कि वो कलावंत नहीं है। क्या नहीं है? कलावंत। बल्कि वो शिष्य है, साधक है, केश कंबली है, लेकिन वो क्या नहीं है? कलावंत। असाध्य वीणा कविता अज्ञे के आंगन के पार द्वार जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ, वहाँ से ली गई है। इस कविता का मूल भाव है अह का विसर्जन, जो अपना अभिमान होता है उसका विसर्जन। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अनुभव का एक रूप है? जिसमें लौकिक, आंगिक, आध्यात्मिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें अनुभव का जो है एक रूप आंगिक है। अनुभव का एक रूप है जो कि आंगिक है। अनुभव यानी विभावों के पश्चात उत्पन्न होने वाले भाव को अनुभव कहते हैं। और अनुभव 4 प्रकार के, आंगिक, आहार्य, सात्विक और वाचिक। 8वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा कृत नई कविता और अस्तित्ववाद का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। 9वां प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित ट्रिलॉजी त्रयी के 3 उपन्यास कौन कौन से हैं? जिसमें इनका सही उत्तर है बी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद
और वेश्वानर। 10वां प्रश्न है, हिंदी के कौन कवि कलाधर उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? तो इसका उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अग्निबीज के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर है मार्कंडेय। अग्निबीज जो कि एक उपन्यास है जिसके लेखक मार्कंडेय, और अग्निबीज नाम की कविता है उसके लेखक नागार्जुन है। जो कि अग्निबीज मार्कंडेय जी का जो उपन्यास है, ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन व जाति व्यवस्था, पिछड़ी व हरिजन के दुखद व यातनामय जीवन का इसमें चित्र किया गया है, जिसके मुख्य पात्र श्यामा है, जो कि विकसित स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को समुचित मिलान कीजिए। जिसमें पहला उपन्यास है कब तक, ये जो पहला ए है कब तक पुकारूं, ये उपन्यास है जो कि रांगे राघव का है। जल टूटता हुआ ये है रामदर्श मिश्र का। और कगार की आग ये है शेखर जोशी का, नहीं ये हिमांशु जोशी का है, जबकि इसमें मिसप्रिंट हुआ है। कगार की आग हिमांशु जोशी का उपन्यास है। सती मैया का चौरा ये भैरव प्रसाद गुप्त का है। सती मैया का चौरा में मुख्यतः दो पात्र, जो मुख्यतः दो संप्रदायों के मुन्नी और मुन्ना, इनकी कहानी है। इसमें सांप्रदायिक सद्भावना के लिए किए जाने वाले संघर्ष का चित्रण किया गया है। गांवों की मुक्ति का सवाल उठाने वाला उपन्यास सती मैया का चौरा है। अगला प्रश्न 14वां, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को व्यास सम्मान 2003 प्राप्त हुआ था? तो ये कि व्यास सम्मान 2003 चित्रा मुद्गल के उपन्यास आवा को मिला था। आपको बता दें, रुकेगी नहीं राधिका ये उपन्यास उषा प्रियबंधा का है, जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, प्रवासी भारतीयों की मानसिकता पर। दूसरा कट गुलाब ये मृदुला गर्ग का है। आवा है जो चित्रा मुद्गल का है, जो 2003 में प्रकाशित हुआ था और इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। छिन्न मस्ता है जो कि प्रभा खेतान का है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का 12 मासा किस महीने से शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर है आषाढ़। इसकी पहली पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रूसी रूपवाद के प्रथम पुरोधा थे। रूसी रूपवाद के प्रथम पुरोधा कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विक्टर शक्लोवस्की। ये उत्तर इसका सही है। जबकि ये कहते थे विक्टर कि कला हमेशा जिंदगी से मुक्त होती है, इसका ध्वज शहर की चार दीवारी पर फहराते झंडे के रंग को प्रतिबिंबित नहीं करता। इन्होंने और भी कहा था कि कला रूपों का विवेचन कला नियमों के द्वारा ही होना चाहिए। अगला है, भारत के मध्य वर्ग की अजीब दास्तां, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पवन कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है 19वां, अचीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। अगला प्रश्न फिर से देखिए, अचीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। ये पंक्तियाँ किन की है? तो ये पंक्तियाँ परिवर्तन कविता से है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, नारायण दास किस नाटक का चरित्र है? तो ये नारायण दास अंधेर नगरी पात्र का चरित्र है। इस नाटक में भी 6 दृश्य है। ये रचना एक दिन में की गई थी, जो कि बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए, जो कि अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके पात्र महंत, इसके मुख्यतः पात्रों में देखो, महंत है, गोवर्धन दास है जो कि महंत का लोभी शिष्य है, नारायण दास है, घासीराम है जो चना बेचने वाला कौन है? घासी राम। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां।
मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता, जिसमें सब कुछ लेना हो हंत, बची क्या सोता। किसकी उक्ति है? दोबारा से देखिए, मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता, जिसमें सब कुछ लेना हो हंत, बची क्या सोता। किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति श्रद्धा की है, जो कि मनु से कहती है। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना काव्य नाटक नहीं है? एक कंठ विस्पाई, जो कि दुष्यंत कुमार की है, ये रचना काव्य नाटक है। अंधा युग, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था धर्मवीर भारती का, वो भी काव्य नाटक है। उर्वशी 1961 दिनकर की है, जो भी काव्य नाटक है। बल्कि संशय की एक रात, जो कि नरेश मेहता की है, ये पौराणिक कविता है या गीति नाट्य या कविता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक नहीं है? बाबा बटेश्वर नाथ, ये तो आंचलिक उपन्यास है, जो कि नागार्जुन का है। इसमें नायक एक वटवृक्ष है। अगला है बहती गंगा, ये शिव प्रसाद मिश्र का है, जिसमें काशी का चित्रण किया गया है। लोक परलोक उदय शंकर भट्ट की है, जिसमें पदमपुरी का चित्रण किया गया है, एक पदमपुरी नामक गांव का। इसके मुख्य पात्र चरित्र है, जो कि चमेली है। नरक यात्रा है, ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। ये नरक यात्रा ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है, जो कि रूसी रूपवाद की परंपरा में भारत के किसी बड़े सरकारी अस्पताल के किसी एक दिन की कथा है। ये एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी का नरक यात्रा। अगला है, देखो, तांबे के कीड़े के रचनाकार कौन है? तांबे के कीड़े के रचनाकार भुवनेश्वर है। ये भुवनेश्वर की एकांकी है, जो कि नवंबर 1946 में हंस में प्रकाशित हुई थी। इसमें पूरा संघर्ष आदमी को मशीन नहीं बनने देने के लिए किया गया है, तांबे के कीड़े। अगला है, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। 27वां प्रश्न है, अनुकरण धर्मी कवि का लक्ष्य लोकप्रियता होता है। ये विचार किसका है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुकरण धर्मी कवि का लक्ष्य लोकप्रियता होता है। ये विचार किसका है? अगला है, उद्दात का विरोधी तत्व कौन सा है? उद्दात का विरोधी पांचाली, संवेदना, भावना, शब्दाडंबर या आनंद। तो उद्दात का विरोधी तत्व है, जो कि शब्दाडंबर है। जैसे उद्दात के विरोधी और तत्वों में देखिए, रुचिहीनता है, वाक स्फीति है, भावाडंबर है, शब्दाडंबर है, वागाडंबर है। ये सब उद्दात के विरोधी तत्व है। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक, ये जीवनी किसकी है? ये जीवनी है सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यन अज्ञे की, जिसके लेखक राजकमल राय है। ये शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी जो राजकमल राय ने लिखी थी। अगला है, सब चुप, साहित्यिक चुप, कविजन निर्वाक, चिंतन, शिल्पकार, नर्तक चुप है, किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की है, जो कि अंधेरे में से ली गई है। अगला प्रश्न है, बहुत बहुत ज़्यादा दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये किस कविता से उद्यत है? ये भी अंधेरे में से है, जो कि मुक्तिबोध जी की है। जो अन्य कविताएं हैं, जो ब्रह्म राक्षस, नाश देवता, कायरता व साहस के बीच, ये भी मुक्तिबोध जी की ही कविताएं हैं। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी आचार्य नहीं है? एडलर, यूंग, एलन टेट या फ्राइड? तो इनमें से एलन टेट है, जो कि मनोविश्लेषणवादी आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, धीरे से धरती पर पांव धरा किरणों ने, भिट्टी पर दौड़ गई लाल रंग तलुओं का। ये पंक्तियाँ किसकी है? काव्य पंक्तियाँ किनकी है? धीरे से धरती पर पांव धरा किरणों ने, भिट्टी पर दौड़ गई लाल रंग तलुओं का। ये काव्य पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की है। अगला प्रश्न है, जिसमें कि एक स्थापना दी गई है और एक तर्क दिया गया है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान
संपत्ति होती है, यानी कि ईश्वर का विरह सूफियों के या भक्त की प्रधान संपत्ति होती है। ये सही है। अगला है, क्योंकि विरह के बिना साधना मार्ग में कोई सूफी कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये भी सही है। इसका मतलब इसका कथन और तर्क दोनों सत्य है। अगला है, खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस अवतरण में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा है। खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये की पंक्ति कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये पूरी पंक्ति है। नील परिधान बीच सुकुमार खुलरा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, जो कि कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है, जिसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, क्योंकि जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। इसमें भी ए और आर दोनों सही है कि श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, क्योंकि जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, जिसको स्थापना और तर्क के रूप में दिया गया है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, ये शुक्ल जी ने बताया है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसकी उक्ति है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास जी की उक्ति है। अब अगला प्रश्न है 39 है, जो कि आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादी ज्यों बन जा रे टांडे टाड़े। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादी ज्यों बन जा रे टाड़े। किस कवि की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां सूरदास जी की है। शोरसेनी का क्षेत्र था, यानी ये शोरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र था, जो कि मथुरा जनपद था। ये मध्य देश की भाषा थी। अगला प्रश्न है, संदेश रासक की भाषा है। इस प्रश्न में मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैंने बहुत सी किताबों में देखा, पर मुझे मतलब इसमें डाउट ये हुआ कि अब जो कि अवट है, कौन सी अवट मानी जाए, पश्चिमी या पूर्वी? तो मेरे हिसाब से पश्चिमी अवट है। फिर भी आप विद्वान जन हो, अगर बताओ कमेंट में बताना कि संदेश रासक की भाषा अपभ्रंश है, लेकिन इसमें जो पूर्वी अपभ्रंश है या पश्चिमी अपभ्रंश है, इससे मैं कन्फ्यूजन हूँ। संदेश रासक है, ये 223 छंदों की एक रचना है, जो विप्रलंब श्रृंगार की रचना है। इसमें 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये रचना 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, केशवदास की रामचंद्रिका पर किसका प्रभाव है? केशवदास की रामचंद्रिका पर वाल्मीकि कृत रामायण का प्रभाव है। अगला है, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? इसके लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा है। यहाँ पर हमेशा ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ दो पुस्तकें हैं, एक तो कविता के नए प्रतिमान जिसके लेखक नामवर सिंह है, और नई कविता के प्रतिमान उसके लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला है, रामचरितमानस के उत्तरकांड कौन सा सोपान है? यानी कर्म के हिसाब से जो रामचरितमानस है उसका उत्तरकांड कौन सा सोपान है? तो इसका उत्तर होगा 7वां। देखिए, रामचरितमानस के अपन 7 कांडों को क्रम अनुसार इस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा बाल, फिर आएगा अयोध्या कांड, फिर आएगा अन्य कांड, फिर चौथा आएगा किष्किंधा कांड, 5वां आएगा सुंदर कांड, 6ठा आएगा लंका कांड, और 7वां आएगा उत्तर कांड। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किस रचना का अनुवाद है? एकांतवासी रचना है, एकांतवास योगी, ये अंग्रेजी की रचना हर्मिट का अनुवाद है, जिसकी रचना हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माने जाते हैं, और स्वच्छंदतावादी धारा के कवि भी माने जाते हैं। एकांतवासी योगी, इसको लावनी एवं ख्याल शैली में इन्होंने अनुवाद किया था, जो कि 1886 में किया था।
अगला है, किस पौराणिक कृति में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? तो इसका आंसर सी सही है, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो कि भ्रमर गीत का प्रसंग आया है। अगला प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद का। अब है, आधुनिक कविता में बिंब विधान किस रचनाकार की कृति है? ये केदारनाथ सिंह जी की रचना की कृति है, आधुनिक कविता में बिंब विधान, जो कि इनका शोध ग्रंथ था पीएचडी का, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन नगेंद्र जी का है। व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र्य है, जो कि इन्होंने ये रीति काव्य की भूमिका में का था। अगला प्रश्न है, तो उमड़ बड़ वक्र में अपने गगन को घेरे काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये कुंवर नारायण की है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी की कविताओं का मूल स्वर क्या है? युगवाणी जो कि इनका काव्य ग्रंथ था, उनकी रचनाओं का मूल स्वर प्रगतिशील से संबंधित है। अगला देखते हैं, 53वां प्रश्न है, जो मूलतः कामायनी को फैंटेसी मानने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गजानंद माधव मुक्तिबोध, सी सही होगा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। फाटक देकर आटक मांगत भोर निपट सुधारी, पंक्ति में फाटक देकर आटक कौन मांग रहा है? तो इसका सही उत्तर बी है, उद्धव। अगला प्रश्न है, तुम धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू सटाक नहीं। नहीं, तुम धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू सटाक नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ घनानंद की है। अपभ्रंश में मूल स्वरों की संख्या थी, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि अपभ्रंश में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी थी? तो इसमें अपभ्रंश में मूलतः 8 स्वर थे, जिसमें ए, आ, ई, उ, ए और ओ, ये अपभ्रंश के मूल स्वर थे। 60वां प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर है कॉलरिज। कॉलरिज ने 1817 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम बायोग्राफिया लिटरेरिया था, जो कि 23 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों के साथ उनके रचयिताओं को सुमेलित कीजिए, जिसमें सतरंगे पंखों वाली ये रचना नागार्जुन जी की है। अजय खंडेर ये रचना रागे राघव जी की है। सड़क से संसद तक ये रचना धूमिल की है। नाटक जारी है ये लीलाधर जंगुड़ी की है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा सी। एक बार फिर से देख लें, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन, अजय खंडेर रागे राघव, सड़क से संसद तक धूमिल और नाटक जारी है लीलाधर जंगुड़ी। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु ने विराज ही कविता वनिता मित, ये अंश किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? तो ये केशवदास की कवि प्रिया से लिया गया है, जो कि अलंकार के बारे में कहा गया है। कला के लिए विषयक मत के निकट कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। कला के लिए। 64वां है, लौकिक संस्कृत में इड़ा शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्याय नहीं है? इड़ा शब्द समुद्र का पर्याय नहीं है। पृथ्वी, बुद्धि और वाणी। ये कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी ने स्वयं बताया था कि लौकिक संस्कृत में इड़ा शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्याय नहीं, मतलब किसका पर्याय है, जिसमें इन्होंने पृथ्वी, बुद्धि, वाणी का बताया था, जिसमें समुद्र के बारे में इन्होंने इड़ा शब्द को उसका पर्याय नहीं बताया था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर थे।
जो कि दूसरा अधिवेशन 1938 में कलकत्ता में हुआ था और प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में, और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकों के साथ लेखकों को सुमेलित करना है, जिसमें पहला है भारतीय काव्य शास्त्र। इस पुस्तक के लेखक सत्यदेव चौधरी है। रस मीमांसा है जो कि अपने रामचंद्र शुक्ल जी की है। रस सिद्धांत है नगेंद्र की, और अलंकार शेखर है जो कि केशव मिश्र की। अगला प्रश्न है, स्टडीज इन डाइंग कल्चर। स्टडीज इन डाइंग कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है क्रिस्टोफर कॉडवेल। ये पुस्तक 1938 में आई थी। अगला देखते हैं, नई कविता में नए मूल्य नए शिल्प विधान का अन्वेषण है। ये कथन सत्य है, क्योंकि उसने जीवन को, चाहे वह वर्ग व्यक्ति अथवा समाज का हो, इसमें सीमा नहीं निर्धारित कि इसमें दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, काहे को रोकत मार्ग सुदो सुनऊ मधुप निर्गुण कंटकते राजपथ क्यों रुदो। इसमें राजपथ का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें राजपथ का निहितार्थ सगुण पद से है। अगला है, दाग छाड़ी के कटक निबोरी को अपने मुख खये। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विरोधाभास। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन, अलंकार प्रियता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे इनके काव्य में कला की प्रधानता है। ये कथन सत्य है, बल्कि तर्क रीतिकाल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया। ये लोग इसी को कवि क्रम समझते थे। किसी भी रीतिकालीन कवि में भाव व्यंजना एवं मार्मिकता नहीं है, ये गलत है। जबकि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, इनके भाव व्यंजना और मार्मिकता है। तो इसमें ए सही और आर आंशिक गलत है, सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, पंडिताई भी एक बोझ है जो जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। ये पंक्ति किसकी है, किस रचना से उद्यत है? तो ये अशोक के फूल से है, जो कि रचना हजारी प्रसाद जी द्विवेदी की है। अब हम अपने इस सेट पेपर के अंतिम प्रश्न को लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक ये कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। तो ये पंक्तियाँ किनकी है? तो ये पंक्तियाँ प्रेमचंद जी की है। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक ये कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। ये प्रेमचंद जी के निबंध साहित्य का उद्देश्य से ली गई है। तो दोस्तों, आज के हमने 75 प्रश्नों का अध्ययन किया है, जिसमें अगर आपको मतलब जिन प्रश्नों के बारे में मैंने बताया है कि जो हमें भी नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो, और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।